नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आपका भी स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर कौन सी वो खबरें हैं जो कि चर्चा का विषय रहेंगी। तो नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो पे आज सबसे पहले बात करेंगे खरीफ की बुआई के जुड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बेहतर मानसून की वजह से इस साल खरीफ फसलों की खेती पिछले साल से आगे चल रही है। जानेंगे किस फसल की खेती कितनी हुई है, इसको लेकर के डिटेल में होगी बातचीत। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन लोन को लेकर के बैंकों को सरकार के नए दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं उसको लेकर के। बैंकों को 15 दिन के भीतर लोन प्रोसेस करने के लिए कहा गया है। इससे एजुकेशन लोन में देरी नहीं होगी। अगली खबर होगी ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को लेकर के। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को हुए नुकसान को लेकर के है। सेबी ने कहा है कि FY25 में डेरिवेटिव ट्रेड करने वालों का घाटा 41% बढ़ा है और 91% लोगों को नुकसान हुआ है। समझेंगे अंशुमान सर से पूरी खबर और आखिर में इस खबर के मायने हैं क्या और डेरिवेटिव को लेकर के क्या और सख्ती बढ़ने वाली है, इस पर भी होगी बातचीत। इसके अलावा UAE ने भारतीयों को गोल्डन वीज़ा की घोषणा की है। समझने की कोशिश होगी कि आखिर में गोल्डन वीज़ा की शर्तें क्या हैं और इसका असर किस तरीके से होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फिर से टैरिफ की नई खेप लेकर के आ गए हैं। उन्होंने 14 देशों पर टैरिफ घोषित कर दिए हैं। ये वो देश हैं जिनके साथ अमेरिका की ट्रेड डील नहीं हुई पाई है। हालांकि लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। और आखिर में अंत में होगी क्रिप्टो से जुड़ी खबर पर बातचीत। अमेरिका धीरे धीरे क्रिप्टो के रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। वहां के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो से जुड़े ETF के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। क्या होगा इसका असर, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे खरीफ से जुड़ी हुई खबर के साथ। मानसून की बरसात में हुई बढ़ोतरी की वजह से देश में खरीफ की खेती तेज गति से आगे बढ़ रही है। 4 जुलाई तक देश भर में खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 11% आगे दर्ज किया गया है। खेती 437 लाख हेक्टेयर को पार कर गई, जो कि पूरे सीजन में होने वाले खेती का लगभग 40% है। इस साल धान, दलहन, तिलहन और कपास की खेती पिछले साल से आगे है। हालांकि दलहन में तुअर और मोटे अनाज में मक्का की खेती अभी थोड़ी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच मानसून सीजन में हुई बरसात की बात करें तो अब तक बीते सीजन के दौरान देश भर में औसत के मुकाबले 15% ज़्यादा बरसात हुई है। सर, फसल बुआई के जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसको लेकर के महंगाई से क्या कुछ उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? विपुल जी, फसल बुआई के आंकड़े अच्छे हैं। अगर आप मानसून की सरप्लस रेन को छोड़ दें, जिसका बड़ा असर हमें कई फसलों पर दिख रहा है इस समय, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल और उत्तराखंड में, जहां इस समय की फसलें प्रभावित हो रही हैं, तो बाकी शेष भारत में मानसून के अर्ली अराइवल से एक साथ तमाम फसलों की बुआई पिछले साल से बेहतर है। पैडी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फसल है, धान 7% की बढ़ोतरी दिख रही है इसमें, और इसका रकबा भी बढ़ा हुआ है। मोटे अनाजों का रकबा भी बढ़ा है। तिलहन सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कमज़ोर नस है भारत की। कच्चे खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने के कारण हर साल महंगाई बढ़ती है। इसकी भी बढ़ोतरी में, रकबे में और बुआई में तेज बढ़ोतरी दिख रही है। महंगाई की दृष्टि से यहाँ से संकेत ये हैं कि RBI अपनी पॉलिसी को, अपनी ब्याज दरों में कमी की पॉलिसी को, जो कि अब शायद इस साल की आखिरी तिमाही में इस पर कोई फैसला होगा जैसा संकेत है, जारी रख सकता है, क्योंकि खरीफ की फसल को लेकर अभी कोई ऐसी बड़ी चुनौती होती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अगस्त और सितंबर के महीने महत्वपूर्ण हैं, जिस समय पानी की और ज़रूरत होती है। तब तक मानसून अगर कमज़ोर नहीं पड़ता है तो फिलहाल इसकी स्थिति में महंगाई को लेकर परिदृश्य थोड़ा संतोषजनक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शेयर बाजार में निवेशकों की दृष्टि से भी, FMCG की दृष्टि से भी, ऑटोमोबाइल के लिए भी ये मानसून की और अर्ली बुआई अच्छा संकेत लेकर आ रही है। लेकिन अब इस बात की निगाह है कि मानसून की प्रगति कैसी होती है और अगस्त और सितंबर के महीनों में कैसी बारिश होती है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं कि एजुकेशन लोन की प्रोसेसिंग को 15 दिन के भीतर पूरा करें। साथ ही ये निर्देश भी दिए कि लोन रिजेक्ट होने के फैसले को बैंक के सीनियर मैनेजमेंट की मंजूरी से लिया जाए और लोन रिजेक्ट होने की वजह के बारे में लोन लेते वाले
छात्र को स्पष्टता से अवगत कराया जाए। सर, वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जो लोन को लेकर के, एजुकेशन लोन को लेकर के नया आदेश आया है, क्या मायने हैं इसके, क्या मतलब निकल के आ रहे हैं? दो महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं इसमें। एजुकेशन लोन को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके पीछे दो संकेत दिखते हैं। एक तो भारतीय छात्रों को पूरी दुनिया में, खासतौर से अमेरिका में, बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में वीजा रद्द हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस कैंसिल हो रहे हैं, दाखिले की समस्या हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के अन्य नए देश उभर रहे हैं जहां पर पढ़ने के लिए लोगों छात्रों को जाना है। ऐसी स्थिति में ये जो असमंजस की स्थिति वीजा को लेकर बनी है, उसमें ऐसा संकेत है कि तमाम बैंक लोन एप्लीकेशन मंजूर करने में देरी कर रहे हैं और इसलिए वित्त मंत्रालय को इसमें दखल देना पड़ा है, जिससे कि अगर कोई छात्र अपनी योजनाएं बना रहा और वो किसी दूसरे देश में भी जाना चाहता है तो उसे एजुकेशन लोन मिल सके। इसके अलावा भारतीय बाजार में के लिए भी, भारत में भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भी एजुकेशन लोन की प्रक्रिया में आमतौर पर बैंक लंबा समय लगाते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन की प्रोसेस में परिवार की आय और भविष्य की नौकरियों की संभावना, इन सब का आकलन किया जाता है। तो ये जो नई शर्त है क्विक टर्न अराउंड की, कि तेजी से अप्रूव किया जाए, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत में एजुकेशन लोन की प्रक्रिया में आने वाले कुछ महीनों में थोड़ी तेजी दिखाई देगी। जी, इस बीच नेशनल हाउसिंग बैंक यानी एनएचबी ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि घर खरीदारों से एडवांस में वसूली ईएमआई पर ग्राहकों को ब्याज उपलब्ध कराएं। ब्याज की दर वही होगी जिस दर पर ग्राहक मिले होम लोन पर ब्याज वसूला जा रहा है। एनएचबी ने हाउसिंग लोन कारोबार में पारदर्शिता के लिए ये कदम उठाया है। सर, ये पूरा मामला है क्या, और हाउसिंग कंपनियों ने किस तरह से एडवांस से ईएमआई ली थी? नेशनल हाउसिंग बैंक और हाउसिंग कंपनियों के बीच खींचतान लगातार जारी है। हर महीने हम कुछ ना कुछ ऐसी घटना देखते हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि हाउसिंग लोन कंपनियां, आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि रेगुलेटर है हाउसिंग कंपनियों का, उसकी बात का, नियमों का पालन नहीं कर रही। और बहुत सारे होम लोन लेने वालों को भी पता नहीं है कि दरअसल हो क्या रहा है। हाउसिंग कंपनियां होम लोन लेने वालों से 1 से 2 महीने की एडवांस ईएमआई ले लेती हैं, यानी कर्ज की एडवांस किस्त ले लेती हैं, जो कि नॉर्मली नहीं ली जानी चाहिए जब तक मकान का पोजीशन नहीं मिले। यह मामला अब एनएचबी की निगाह में आया। आरबीआई के नियम ये कहते हैं कि किसी भी तरीके की लेंडिंग की प्रक्रिया में एडवांस ईएमआई लेना इजाजत नहीं है, और अगर एडवांस ईएमआई ली जा रही है तो उस पर ईएमआई देने वाले को ब्याज दिया जाए अगर उसने अतिरिक्त रूप से पैसा दिया है। और एनएचबी ने उन्हीं प्रावधानों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर कोई आदेश दिया है कि अगर उन्होंने किसी कर्जदार से एडवांस में 1 या 2 ईएमआई ले रखी हैं तो उनको उस पर ब्याज देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये ईएमआई क्यों लेती हैं? वो इसलिए लेती हैं क्योंकि उनको लगता है कि कम से कम 2 ईएमआई प्लेस रहेंगी, आगे कभी डिफॉल्ट होता है, किस्त चूकती है, तो ये 2 ईएमआई की उससे भरपाई हो जाएगी। तो इस व्यवस्था में अब पारदर्शिता आती दिखाई दे रही है। अगर किसी ने एडवांस ईएमआई ली है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, तो उसे इस पर ग्राहकों को या कर्जधारकों को ब्याज देना होगा। जी, इस बीच ऑटो डीलर के संगठन फाड़ा का कहना है कि ऑटो कंपनियां उन कारों के ऐसे मॉडल का स्टॉक भरने के लिए दबाव बना रही हैं जिनकी बाजार में मांग कम है। इस वजह से उनके पास गाड़ियों की इन्वेंट्री बढ़ गई है। फाड़ा के मुताबिक ऑटो डीलर्स के पास जून के दौरान लगभग 55 दिन की ज़रूरत के बराबर इन्वेंट्री हो चुकी है। फाड़ा ने यह भी कहा कि टू व्हीलर सेगमेंट में मल्टी ब्रांड टू व्हीलर बिक्री के खिलाफ कानून बनने के बावजूद मल्टी ब्रांड टू व्हीलर आउटलेट्स जो है वो तेज़ी से खुल रहे हैं और देश भर में ऐसे आउटलेट्स की संख्या करीब 10,000 के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सर, ये मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के खुलने का मामला है क्या सर? ये नया पेंच है पूरे टू व्हीलर, खासतौर से टू व्हीलर डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये टकराव की बड़ी वजह बनेगी। हालांकि कानूनन तौर पर मल्टी ब्रांड आउटलेट की टू व्हीलर आउटलेट की इजाज़त नहीं है, यानी कोई ऐसी दुकान की, ऐसी शोरूम की इजाज़त नहीं है जहां पे आपको हीरो के और कावासाकी के और बजाज के सारे प्रोडक्ट मिल जाएं, और इसीलिए ऑथराइज डीलरशिप ली जाती हैं। डीलर उसमें काफ़ी पैसा लगाते हैं और उस ऑथराइज डीलरशिप पर अगर आप जाएंगे तो उसको वहां पर आपको उसी खास कंपनी की बाइक, सेवाएं और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। पर फाडा का ये आंकड़ा बड़े चौंकाने वाला है। उसका कहना है कि करीब करीब 10,000 के से ज़्यादा ऐसे शोरूम बन चुके हैं जो एक साथ कई कंपनियों की बाइक्स को बेच रहे हैं, और ये एमबीओ शोरूम के प्राइस से 2 से 3 हज़ार रुपए नीचे की कीमत पर प्रोडक्ट बेचते हैं और इसको प्राइस कट कर रहे हैं।
उनका इशारा किस तरफ है विपुल जी? इशारा ये है कि टू व्हीलर कंपनियां इनको बढ़ावा दे रही हैं, वो इन्हें बाइक्स की सप्लाई कर रही हैं और वो अब ऑथराइज डीलर के कंपटीशन में खड़े हो गए हैं। फाडा चूंकि इंडिया में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, जो कि ऑटोमोबाइल डीलर का संगठन है, तो उसने इस बात पर सवाल उठाया है कि ऑथराइज डीलरशिप की नीति का ये पूरी तरह उल्लंघन है और ये टकराव हमें लगता है आने वाले समय में डीलर्स और कंपनियों के बीच बड़ा हो सकता है। लेकिन सर, ये जो मामला दूसरा है, ऑटो कंपनियां अपनी मर्जी के मॉडल बिकवाने के लिए डीलर्स पर दबाव बना रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ये आखिर में क्यों हो रहा है? देखिए, अब बाजार में जब मांग नहीं होती है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं और वो हमें दिखाई दे रही हैं। हमने कल भी और पिछले दिनों में भी भारत के ऑटोमोबाइल बाजार के सिकुड़ने पर बीमारी कुछ गंभीर लग रही उसको है उस पर चर्चा की थी। गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, कंपनियां 2 लाख और 1.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट देने को तैयार हैं। आपने इससे पहले कभी सुना था विपुल जी कि इतने बड़े बड़े डिस्काउंट कारों पर आएंगे, उन वाहनों पे आएंगे जिनको लोगों ने 6 महीने पहले पूरी कीमत देकर खरीदा था। जो ग्राहक अब खरीदने जा रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि उनको 6 महीने बाद एक गाड़ी खरीदनी चाहिए थी। इसके बाद भी कारें नहीं बिक रही। पैसेंजर व्हीकल्स की इन्वेंट्री 50 से 55 दिनों के आसपास है डीलर के लिए। कंपनियां डीलर्स पर इस बात का दबाव बना रही हैं कि उन्होंने डिस्काउंट दिए हैं, अब जो मॉडल पॉपुलर नहीं है, जिनको लोग नहीं पसंद करते हैं, उन्हें भी बेचा जाए, और ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के पूरे प्रोडक्शन साइकिल में अब बदलाव होने वाला है। उसकी वजह अगर ये 55 दिन की इन्वेंट्री बनी रहती है, पुरानी गाड़ियां नहीं बिकती हैं, तो कंपनियों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ेगी और उसका नुकसान कंपनियों की बैलेंस शीट पर होगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप गौर से देखिए तो एक किस्म के उलझन में उलझ गया है, फंस गया है। कारें बना डाली, बिकी नहीं, डीलर के पास डंप हो गई, डीलर का पैसा फंस गया, डीलर के पीछे खड़ा है बैंक जिसने उस डीलरशिप को फिनांस किया, उसका भी पैसा फंस गया। ये एक किस्म की चुनौती है जो लगातार उभरती दिख रही है। फाडा इससे पहले यह भी कह चुकी है कि बैंकों को डीलर्स को फंड करना बंद कर देना चाहिए अगर उनकी इन्वेंट्री निर्धारित सीमा से ज्यादा है। इस बीच शेयरों के डेरिवेटिव ट्रेड में हो रही बढ़ोतरी के बावजूद इस सेगमेंट में ट्रेडर्स को होने वाला घाटा काफी तेजी से बढ़ रहा है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डेरिवेटिव ट्रेड में ट्रेडर्स को होने वाले घाटे में 41% की बढ़ोतरी हुई है और घाटा बढ़कर के 1.06 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सर, क्या कुछ और कहा गया है ये इस रिपोर्ट के अंदर? क्या कुछ बातें निकल करके आई हैं इस रिपोर्ट में? सेबी की फिर ये रिपोर्ट आई जो हर साल आती है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर पर, और फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स के तो हाथ क्या, उंगलियां क्या, कंधे तक जले हुए हैं इस समय ऑप्शन ट्रेडिंग में। जैन स्ट्रीट कितना पैसा निकाल के बाजार से ले गई, पर ये रिपोर्ट बता रही है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं वो फिर बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है, जो कि 2024 की तुलना में ज़्यादा है। 2024 में करीब 74,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन लॉसेस हुए थे। 91% ट्रेडर्स को, 91%, ध्यान से जानने वाली जरूरत है, ऑप्शन और फ्यूचर में 91% ट्रेडर को इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में नुकसान हुआ है और ये रुख लगातार कायम है। पिछले साल भी लगभग इतने ही परसेंट डेरिवेटिव ट्रेडर्स को ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में नुकसान हुआ था। इस स्टडी में 13 टॉप ब्रोकर्स की सेबी ने मदद ली थी और करीब 96 लाख यूनिक ट्रेडर्स के आंकड़ों को एस्टिमेट किया गया था। हालांकि एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है विपुल जी, जो समझने वाली है कि ये रिपोर्टें बता रही है कि जो यूनिक इंडिविजुअल ट्रेडर हैं उनमें कमी आई है। यानी असर तो दिखा है पिछले साल सेबी की चेतावनियों का, नुकसान भी बढ़ रहा है, लेकिन जो यूनिक इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या में कमी आई है पहली तिमाही में चौथी तिमाही की तुलना में। लेकिन सर, ये उत्साह लोगों का कम क्यों नहीं हो रहा? मतलब सेबी की तरफ से तमाम जानकारी बार बार ये शेयर की जा रही है, हर साल बार बार बताया जा रहा है इतना लॉस हो रहा है। अभी भी जैसे कि हम लोग तो लगातार शेयर मार्केट के डेली शोज करते हैं, लोगों के बहुत मतलब व्यूअर्स की तरफ से प्रेशर आता है, आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बताइए, आप डेरिवेटिव की कॉल क्यों नहीं देते? तो ये जो अभी भी लोगों के अंदर इतने लॉस के बावजूद ये कॉन्फिडेंस कम क्यों नहीं हो रहा कि भाई इस सेगमेंट को छोड़ देते हैं, हम सामान्य रिटेलर्स हैं तो आराम से खरीद फरोख्त करके या लंबी अवधि के नज़रिए के साथ निवेश करें, मिड टर्म के नज़रिए के साथ निवेश करें? ये उनको उत्साह क्यों मिल रहा है बार बार सर? देखिए,
ट्रेडर्स और विपुल जी, आप बेहतर समझते हैं, आप तो करीब से मार्केट देख रहे हैं। तीन मनोविज्ञान के निवेशक होते हैं बाजार में। एक वो है जो वास्तविक रूप से लॉन्ग टर्म निवेशक है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के जरिए वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरे जो है ना, दूसरे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो 3 महीने 4 महीने के लिए करते हैं, थोड़े एक्टिव हैं, थोड़ी जानकारी और गहराई के साथ करते हैं। तीसरे वो हैं जो रोमांच महसूस करते हैं। तो जिनके फोन आपके पास एक कॉल्स आते हैं, वो सब रोमांच महसूस करने वाले लोग हैं फ्यूचर ऑप्शन में। तो इसलिए आदत छूटती नहीं, नुकसान के बाद भी उनको लगता है कि कोई एक ट्रेड अच्छा फंस गया तो हमारा सारा नुकसान पिछला कवर हो जाएगा, और वैसा होता नहीं है। सेबी ने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी कहा था कि उस एक दो ट्रेड की तलाश बनती रहती है, कि उस एक ट्रेड पर, फ्यूचर ऑप्शन पर सब कुछ टिका रहता है। तो ये एक किस्म की आदत भी हो सकती है, एक किस्म की लत भी हो सकती है, जो फ्यूचर ऑप्शन में लोगों को फंसा रही है और ले जा रही है। और इसमें बहुत सारे गंभीर मामले हैं जिसमें लोग कर्ज लेकर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा रिटेलर्स को ये सोचना चाहिए कि भाई जब पता है कि यहाँ पर और आपके पास समय नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई ट्रेड फंस गया, आपको लॉस बड़ा हो सकता है, तो इन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए। लेकिन अगली खबर का रुख करते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज यानी कि एएमसीज को फैमिली ऑफिसेज के फंड को मैनेज करने की अनुमति मिलने जा रही है। सेबी की तरफ से जारी एक परामर्श पत्र में इसको लेकर के एक प्रस्ताव दिया गया है, और अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो बिना पीएमएस लाइसेंस के फैमिली ऑफिस के फंड को एएमसीज मैनेज कर सकेंगी। सेबी के इस कदम को फंड मैनेजमेंट में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। सर, इस कदम से किस तरह के बदलाव की उम्मीद करें? बड़ा दिलचस्प प्रस्ताव है। आप मुंबई में बीएफएसआई के बीच में, पीएमएस कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स के बीच में बैठकर इसका असर समझने की कोशिश करिए। पीएमएस में बेचैनी है, म्यूचुअल फंड में उत्साह है। 2011 में सेबी ने पीएमएस म्यूचुअल फंड कंपनियों को फैमिली ऑफिसेज के फंड के इस्तेमाल करने से रोका था। 300 के आसपास बड़े फैमिली ऑफिसेज भारत में बन चुके हैं जिनके पास काफ़ी पैसा उपलब्ध है निवेश के लिए। अभी तक वो पीएमएस के जरिए ही निवेश करते हैं। अब यहाँ म्यूचुअल फंड सीधे पीएमएस से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। सेबी का हालांकि चर्चा पत्र है, प्रस्ताव है, क्या नियम तय किए जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स को पीएमएस से कैसे अलग किया जाएगा, दोनों के बीच में क्या फर्क होंगे, ये पता नहीं है। लेकिन सेबी ने एक तरह से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके बाजार को डेमोक्रेटिक करने की कोशिश की है। अभी तक वो बाजार का पैसा पीएमएस के पास जाता था या फिर प्राइवेट इक्विटी में जाता था। म्यूचुअल फंड इसको कैसे मैनेज करेंगे, उनके लिए क्या स्कीमें होंगी, इस मामले में मैं आगे प्रस्ताव की जब विस्तृत ब्यौरे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस चर्चा पत्र ने पूरे के पूरे पीएमएस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी रोमांच भर दिया है। और सेबी ने 2-3 पिछले 5-6 महीनों में कई सारे ऐसे बदलाव किए हैं, जिसमें कि एसआईएफ की तैयारी भी शुरू हो गई है म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से। तो इससे फैमिली ऑफिसेज का जो फंड है वो म्यूचुअल फंड में आना शुरू होगा। कुल मिलाकर अगर आप स्टॉक इन्वेस्टर हैं या म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फ्लो भारतीय बाजार में इसके जरिए और बढ़ेंगे, खासतौर से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के जरिए, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के पास एक पूरा इकोसिस्टम है और अगर उनके पास फंड्स आना शुरू हुए तो बाजार में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और ज़्यादा पैसा लेकर पहुंचेंगे, विदेशी निवेशकों पर निर्भरता कम होगी। जी। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भारत और बांग्लादेश के नागरिकों के लिए गोल्डन वीज़ा स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के जरिए भारत और बांग्लादेश के नागरिक यूएई में जीवन भर रह सकेंगे। इसके लिए 1 लाख दिरहम यानी कि लगभग 23 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस स्कीम के बाद यूएई में अस्थायी वीज़ा के लिए वहाँ पर प्रॉपर्टी और वहाँ के राजघरानों की संपत्ति में निवेश करना ज़रूरी नहीं होगा। सर, इस वीज़ा में क्या क्या और सुविधाएं मिलेंगी और इसका क्या असर देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और भारत के बगल से इसका असर हम समझते हैं। लेकिन पहले हम देखें कि ये प्रावधान आमतौर पर हाल फिलहाल में परमानेंट रेजिडेंसी के भारतीय मुद्रा में इससे सस्ते प्रस्ताव और कहीं से नहीं आए। 23 लाख रुपए ऑलमोस्ट किसी भी पर्सन और परिवार को देने होंगे, क्योंकि इससे पहले जो गोल्डन वीज़ा दिए जाते थे वो करीब 5 लाख दिरहम के ऊपर दिए जाते थे, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता था, या 2 मिलियन दिरहम पे दिए जाते थे जिसमें बिजनेस के आधार पर करीब 4 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होता था। इसमें तमाम शर्तें हैं, रियल एस्टेट खरीदने की शर्त है, रहने की शर्त है, एजुकेशन जैसी सुविधाएँ मिलेंगी। नॉमिनेशन बेसिस पर ये वीज़ा मिलेगा, आपको नॉमिनेट करना होगा। एक एजेंसी है यूएई सरकार की जो आपके रेफ चेक करेगी, आपकी पूरे ब्यौरे की जानकारी करेगी और उसके बाद आपको ये गोल्डन वीज़ा देगी, जिससे कि आप परमानेंटली रह सकते हैं। इससे पहले तक 10 साल तक रहने की सुविधा थी। और ये एक किस्म का डिसरप्टिव मूवमेंट है विपुल जी।
परमानेंट रेजिडेंसी और गोल्डन वीजा के बाजार में। गोल्डन वीजा के बाजार को यूएई ने बेहद सस्ता कर दिया और इसकी चुनौती और असर समझें तो आपको पता चलेगा। भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में जो उच्च मध्यम वर्ग है, वो वैसे भी भारत के उच्च वर्ग के लोग जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, बिलियनर हैं, वो भारत छोड़ ही रहे हैं। बराबर अलग अलग खबर रिपोर्ट के माध्यम से आपको बताते रहे। ये वीजा भारत से वेल्थ का ड्रेन और बढ़ाएगा, क्योंकि 23 लाख रुपए एक सामान्य सी राशि है जो कस्बाई स्तर पर भी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास इतनी कमाई है, वो इस वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं और ले जा सकते हैं। तो एक तरह से यूएई अपनी सुविधाओं के जरिए भारत की जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वेल्थ है उसको टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश के लिए तो बेहद चुनौतीपूर्ण है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी हिस्सा इन्हें अब अमीरात की तरफ जाएगा। चूंकि सरकारें इसको रोक नहीं सकती, इसे हमें आने वाले समय में देखना होगा कि कितने आवेदन गए भारत से और कितने लोग भारत से मूव कर किए। क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर कोविड से के बाद से अगर हम देखें तो भारत से बड़ी संख्या में मध्यम आय अपर मिडिल क्लास के लोग भारत से को छोड़कर दुनिया के अन्य देशों में जाकर बसे हैं, जिसके बारे में हेनली माइग्रेशन रिपोर्ट्स और तमाम रिपोर्ट्स जानकारी देती हैं। जी। इस बीच केंद्र सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को इस साल यूरिया प्लांट बंद नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने यह कदम घरेलू स्तर पर यूरिया की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। चीन की तरफ से भारत को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट में अंकुश लगाए जाने के बाद सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है। सर, क्या वाकई में इस कदम से चीन की समस्या का समाधान निकलता दिखाई दे रहा है आपको? चीन पर निर्भरता स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर के लिए थी, जो तो उसका तो कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। लेकिन सरकार की कोशिश ये है कि यूरिया के उत्पादन पर्याप्त रूप से बने रहें और कुछ थोड़ा बहुत कच्चा माल या कुछ ऐसे केमिकल्स जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के साथ आते थे और सामान्य फर्टिलाइजर्स में भारत में इस्तेमाल होते थे, उनकी कमी ना होने दी जाए और इसके लिए वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश की जा रही है। चूंकि फर्टिलाइजर बाजार में चीन की गतिविधियों से दबाव बन रहा है, इसलिए इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत की जो बड़ी फर्टिलाइजर्स हैं, बड़ा हिस्सा जिन मांग का है, उसका 75 से 80% उत्पादन भारत अपनी खपत से पूरा करता है। लेकिन जो स्पेशल फर्टिलाइजर है उनका भी समाधान नहीं निकल पाया और चीन इस मामले में अब अपनी नीतियां और ज़्यादा सख्त करता दिखाई दे रहा है। जी। ट्रेड डील पर 9 जुलाई की डेडलाइन को खत्म होते देख अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए सिरे से देशों पर टैरिफ की घोषणा शुरू कर दी। पहली कड़ी में 14 देशों पर टैरिफ घोषित किए गए हैं, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे। टैरिफ घोषित करने के साथ ही ट्रंप प्रशासन की तरफ से ये संकेत भी दिए गए कि 1 अगस्त तक ट्रेड डील होती है तो वे इन टैरिफ पर छूट दे सकते हैं। इस लिस्ट में हालांकि भारत का नाम अभी शामिल नहीं है और संभावना ये है कि भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील होने जा रही है। सर, ट्रंप के नए टैरिफ की क्या कुछ डिटेल्स अवेलेबल हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और इसके भीतर छिपे हुए तमाम पहलू हैं जिन्हें हम आपके सामने खोलने की बताने की कोशिश करेंगे। ट्रेड डील पर हमने बोनस पॉइंट में आपको सबसे पहले ये बताया था कि वियतनाम एक इतना बड़ा फैक्टर है। यूएस ने वियतनाम का इस्तेमाल पूरे एशिया के में ट्रेड डील के और टैरिफ को प्रभावित करने के लिए किया है और लगभग परिस्थिति वैसी बनती दिख रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो बड़े फैसले निकल कर आए और जो चुनिंदा तौर से बेहद स्ट्रेटेजिक ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने 2 किश्तों में कल जो लेटर्स जारी किए, वो लेटर्स क्या कहते हैं और क्या हुआ है उन फैसलों से किन किन देशों पर लगाए गए हैं। पहली चीज तो ये डेटा पॉइंट से समझते हैं। पहली चीज तो ये कि सीधे टैरिफ लगा दिए गए हैं। ये दरें आपके सामने हैं, ब्यौरा हम आपको बताते हैं। सीधे टैरिफ लगा दिए गए हैं, स्ट्रेट, कोई भी स्लैबिंग नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट इससे बाहर नहीं है। 1 अगस्त से 2025 से जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कजाकिस्तान पे 25% का टैरिफ होगा, दक्षिण अफ्रीका पर 30% का टैरिफ होगा, इंडोनेशिया पर 32%, बांग्लादेश पर 35%, थाईलैंड, कंबोडिया पर 36%, म्यांमार, लाओस पर 40% के आसपास का होगा और ये सभी पर लागू होगा। इस चार्ट को ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा इससे पहले तक, अप्रैल से पहले तक ये देश कितने टैरिफ देते थे। जापान 2% से 10% टैरिफ देता था, यानी जापान की कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचने की लागत 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। म्यांमार, लाओस के लिए 4 गुना बढ़ जाएगी, थाईलैंड, कंबोडिया के लिए करीब करीब 2 गुनी बढ़ जाएगी। तो सभी देशों के लिए 2 से 3 गुनी तक लागत बढ़ेगी टैरिफ के कारण। सबसे जो
कठिन शर्त है इस पूरे प्रावधान की विपुल जी, वो ये है कि तीसरे देशों के जरिए अगर कोई सामान आता है तो ट्रांसशिपमेंट क्रेडिट टैक्स लगाया जाएगा, जो अभी तक डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था में अनुमति प्राप्त अनुमन्य नहीं था। अब इन देशों से अगर किसी दूसरे देश का सामान जाता है तो उस पर 40% का टैरिफ लगाया जाएगा। यूएस इसकी मॉनिटरिंग करेगा बराबर। अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों का समर्थन करने वाले देशों पे 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी को भी शामिल कर दिया गया है। और दूसरा यह कि जो चिट्ठी भेजी गई है विपुल जी देशों को, वो उस पर यह लिखा हुआ है कि लास्ट एंड नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस दर पर कोई नेगोशिएशंस नहीं होगा। या तो 1 अगस्त तक समझौता लीजिए या इस टैरिफ को स्वीकार करिए और इसी के बेस के ऊपर आप अमेरिका के बाजार में सामान बेच सकते हैं। हालांकि 1 अगस्त तक की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस बीच में अब काफी हड़बड़ी दिखेगी आपको अगले 3-4 दिनों में दुनिया के देशों के बीच में, ट्रंप को एक डील के लिए राजी करने के लिए, सहमत करने के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1-2 महीने की कवायद के बाद देशों के लिए बेंचमार्क तय कर दिए हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जब वो डील के लिए बात करने आएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, अमेरिका के दिमाग में टैरिफ का एक स्तर बना हुआ होगा और वहीं से उनको अपनी बातचीत शुरू करनी होगी। कई सारे सवाल हैं सर इसको लेकर के, एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन पहला एक तो मैं ये समझना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से जापान और साउथ कोरिया जैसे 2 बड़े एशियाई देशों का नाम इसमें है, लेकिन वहाँ के दोनों के बाज़ार में हमने देखा, साउथ कोरिया के बाज़ार में 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। कल यूएस जरूर गिरा लेकिन वहाँ पे रिकवरी रही। जापान भी 0.25% सुबह मजबूती के साथ खुला। भारतीय बाज़ारों में दबाव था, अमेरिकी बाजार। तो ये क्या उनकी गंभीरता ट्रंप साहब की कम हो गई, या इसको लेकर के मतलब अब बाजार रिएक्ट करना बंद हो रहा है? इसके पीछे क्या वजह आप मान रहे हैं? उसके बाद से इस टैरिफ को लेकर के 1-2 सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। बाजारों ने, जापान और कोरिया के बाजारों ने इस टैरिफ के असर को इग्नोर किया। उसकी 2 वजह हो सकती हैं। एक तो 1 अगस्त की समय सीमा को उन्होंने बड़ा ब्रीदिंग स्पेस माना और उन्हें लगता है कि ये इस समय सीमा के बीच इन दोनों देशों की सरकारें बात करना शुरू कर लेंगी और एक सहमति 1 अगस्त से मिल जाएगी। क्योंकि आज उन्हें बड़ी चीजें देखी कि टैरिफ की घोषणाओं के बाद भी जो ब्रीदिंग स्पेस मिला 9 जुलाई के बजाय 1 अगस्त का, उसको बाजार ने समझने की कोशिश की। लेकिन अगर अंदर खाने आप देखने की कोशिश करें तो अगर व्यापार वार्ताएं आगे नहीं होती हैं जापान और कोरिया और अमेरिका के बीच में, तो फिर दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये बड़ी चुनौती बनेंगे। तो तात्कालिक तौर पर था, हाँ गए, ट्रंप ने कह दिया, लेकिन अभी तो टाइम है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 1 अगस्त तक कोई ना कोई तो संधि बन जाएगी, इस शर्त के साथ आया। तो हमने बाजारों पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देखी। लेकिन जब इनके असरों को आप भीतर जाकर समझने की कोशिश करें तो पूरी एशिया की जो निर्यात अर्थव्यवस्था है उसे ट्रंप ने तितर बितर कर दिया है इन फैसलों से। सर, ट्रंप की जो टैरिफ की स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, वो उससे क्या सिग्नल मिल रहे हैं, वो क्या बताते हैं? विपुल जी, 3-4 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है समझने वाली। एक तो एशिया के लिए ट्रंप ने करीब 20 से 25% की बेंचमार्क दर तय कर दी है। इसमें वियतनाम सबसे नीचे है और 25% से की ऊपर की दर तय की गई है जापान और कोरिया के लिए और मलेशिया के लिए करीब 25% मान लें, इंडोनेशिया के लिए 32% है। तो अब ये जो 20 से 25% की दर है, अगर कोई भी देश दुनिया का 20% के दायरे में अपनी टैरिफ दर तय कराना चाहेगा ट्रंप से, तो उसके लिए ट्रंप बड़ी कीमत वसूलेंगे। और एक तरह से उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि 20% से नीचे नहीं जाएंगे। भारत पर इसका क्या असर होगा हम आगे बताएंगे। अब 20 से 25 दर रेफरेंस रेट हो गई। इसके बाद ही ट्रंप आगे बात करना शुरू करेंगे। तो 30-32 तक जा सकते हैं या 20 तक आ सकते हैं। यानी यूएस का जिस देश के साथ जितना बड़ा व्यापार घाटा होगा उस पर उतना ऊंचा टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरा ये कि बड़ी रियायतों की संभावनाएं खत्म कर दी गई हैं। सभी प्रमुख निर्यातों पर 40% टैरिफ लगा दिए हैं, चाहे वो ट्रंप के पुराने सहयोगी रहे हों या नहीं रहे हों। और यूएस और वियतनाम का जो समझौता है उसे बेंचमार्क मानकर इसको तय किया गया है। यूरोप में करीब 50% टैरिफ है कुछ वस्तुओं पर, लेकिन यूरोप की बातचीत अभी जारी है। लैटिन अमेरिका के लिए 30% की दरें हैं। ऑटो, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल, इनके निर्यात सबसे ज्यादा जोखिम में दिखाई दे रहे हैं। और ट्रांसशिपमेंट टैक्स, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, उसने पूरे एशिया में जो सप्लाई चेन्स बनी हुई थी उनको बिल्कुल उखाड़ दिया है। क्योंकि इसके बाद 40% के टैक्स और 20% का अगर आप बेंचमार्क मान लें या 25% का बेंचमार्क मान लें, वियतनाम जैसा देश अगर चीन से एक सामान और पुर्जे का इंपोर्ट करता और 40% उस पर ड्यूटी देता और 20% अपने सामान पर देता, तो उसके लिए 60% के आसपास की ड्यूटी वहां पहुंच जाएगी। यह रणनीतिक तौर पर अब एशिया फंस गया है
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जाल में। और चूंकि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की निर्भरता इतनी ज्यादा अमेरिका के बाजार पर, थाईलैंड की, वियतनाम की, कोरिया की, कि वो इस बात के लिए मजबूर होंगे कि वो ऊंची टैरिफ दरों का सामना करें अमेरिका के बाजार में। जी। अब सर आज जो है बाजार आखिरी क्षणों में भारतीय बाजार जो है वो रिकवरी दिखाए, और इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रात को 10 बजे तक कोई मिनी ट्रेड डील जो है वो हो सकती है। और लगातार इस तरह की बात आप भी कहते ही रहे हैं कि कोई मिनी ट्रेड डील हो सकती है, कोई बड़ी डील की संभावना नहीं है। लेकिन अब सवाल इस प्रश्न को भी उसमें समाहित कीजिए, और साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी दुविधा क्या दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मिनी ट्रेड डील की बात 2-3 दिन से चल रही है, पर भारत की दुविधाएं बड़ी पेचीदा हैं। मिनी ट्रेड डील में आएगा क्या, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 26% टैरिफ भारत पर लगाया गया, 20% वियतनाम पर लगाया गया। वियतनाम से कम की कोई डील क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को ऑफर करेंगे उस मिनी ट्रेड डील में? क्या 20% से कम टैरिफ भारत को मिलेगा, और किन शर्तों पर मिलेगा, और उसके बदले भारत को क्या कीमत चुकानी होगी? यह देखने वाली बात होगी। भारत ने कहा हम डेयरी नहीं खोलेंगे, एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप जिस रुख से और जिस तेवर के साथ टैरिफ कल लगा रहे हैं, उसलिए इस मिनी ट्रेड डील में वो भारत के लिए कौन सी ऐसी बड़ी रियायत देंगे, इस पर बड़ा असमंजस है। स्पष्ट रूप से कुछ भी इस पर नहीं, और इसीलिए हमने कहा कि उन्होंने भारत के साथ वार्ताओं से पहले टैरिफ की एक ढांचा तय कर दिया है बाजार में कि या तो आप 26-30-32% के रेंज में रहिए, 20% के आसपास रहिए। भारत का यह मानना था कि 20% वाला भी टैरिफ ना हो, 10% के आसपास कहीं बात बने। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को 10% टैरिफ की सीमा के भीतर रखेंगे इस मिनी डील में? अगर ऐसा होता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा फायदा होगा, नहीं तो फिर वो अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। ये देखने वाली बात होगी क्या क्या चीजें बाहर रखी जाती हैं इससे, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आभूषण, टेक्सटाइल और केमिकल के लिए बड़ी चुनौती है आने वाले समय में। फिलहाल मिनी डील की संभावना बनती दिख रही है, लेकिन उत्साह दोनों खेमों से नहीं। हालांकि ट्रंप की तरफ से इस बात का भी संकेत दिया गया है। बड़ा असमंजस है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय निर्यातकों में भी, भारत सरकार में भी, क्योंकि जो टैरिफ की बिसात अब ट्रंप ने बिछाई अपने बाजार में पहुंचने के लिए, उसके बाद एक बड़ा अनइवन सा रास्ता दिख रहा है। किसी देश के टैरिफ कम है, किसी देश के ज्यादा हैं, और एक ही जैसे उत्पाद बनाते हैं। भारत और वियतनाम तमाम प्रोडक्ट्स में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। भारत को ऐसा टैरिफ चाहिए जो उसे वियतनाम के कंपटीशन में रखे या बराबर में रखे। ऐसा होता नहीं होता है तो फिर इस मिनी डील का फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। हालांकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप 26% टैरिफ को इसके बाद टाल दें, लेकिन अभी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं भारतीय पक्ष की भी और अमेरिकी पक्ष की। जी, ये क्या संभावना है आज की कुछ रखें सर, या आपको लगता है कि ठीक है रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ भी कहना, प्रेडिक्ट करना कि मिनी डील आज होगी नहीं होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल है अभी? विपुल, इतनी अब जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी चिट्ठी तो जारी नहीं की, भारत के ऊपर लेटर नहीं दिया, भारत के लिए टैरिफ सेट नहीं की। 1 अगस्त तक का समय, तो भारत और यूरोपियन यूनियन इन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक ब्रीदर मिल गया। जापान बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर उस पर टैरिफ घोषित हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप और टाइम देना चाहते हैं सौदेबाजी के लिए। तो अब 9 जुलाई की तलवार तो सर पर नहीं लटकी हुई है, अभी से 1 अगस्त तक नए टैरिफ आएंगे, तो भारत के पास एक समय है कि अगले 1-2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक और ज्यादा बेहतर ढंग से नेगोशिएट कर लिया जाए। ये भी एक संभावना बनती दिखती है। तो हो सकता है तत्कालिक तौर पर फैसला ना आए, लेकिन 1-2 दिन में कुछ चीजें सेटल हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। और जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर द बोनस पर जानकारी मिल जाएगी, और उसका बाजार पर, उसका आपके ऊपर किस तरीके का असर होगा, इस पर भी डिटेल में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी कि USSEC ने क्रिप्टो से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के लिए डिस्क्लोजर से जुड़े गाइडेंस जारी किए हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के इस कदम को क्रिप्टो ETF से जुड़े रेगुलेशन की तरफ पहला कदम माना जा रहा है। दिशा निर्देशों को पिछले मंगलवार को जारी किया गया है। सर, USSEC के गाइडेंस में मुख्य प्रावधान क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं, और इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये बेहद महत्वपूर्ण बदलाव है। अमेरिका का जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, जो कि अमेरिका का सेबी है उसको मान लें, उसने क्रिप्टो पर अभी तक का जो रुख था वो बहुत सख्त था, बहुत इन्फोर्समेंट का रुख था। उसके बाद उसका पूरा नजरिया अब लिबरलाइज हो गया डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अमेरिका में पैरेलल चल रही हैं क्रिप्टो को लेकर। एक तो स्टेबल कॉइन का बिल है जो तैयार है और जिस पर सीनेट में चर्चा शुरू हुई, और दूसरा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने नए नियम जारी किए हैं, और वह नए नियम उसके
पुराने रुख की तुलना में बड़े उदार हैं। जैसे अब नए रूल्स आ गए हैं, क्रिप्टो के लिए एक टास्क फोर्स का गठन हुआ है, कौन सा टोकन कैसे क्लासिफाई किया जाएगा उसके नियम तय किए गए हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए अब पारदर्शिता और डिस्क्लोजर के नाम्स आ गए हैं, सोलाना XRP के मीम कॉइन से जुड़े ETF भी अब मंजूर हो सकते हैं। अभी तक तो केवल मेन स्ट्रीम जो क्रिप्टो करेंसीज थी उनके ETF थे, तो अब ETF बाजार में एक्सप्लोजन होने की संभावना है। दूसरी बात यह कि SEC ने कई मुकदमे जो क्रिप्टो कंपनियों पर चल रहे थे उन्हें वापस ले लिया है। चूंकि SEC ने ETF को मंजूरी दे दी और आधिकारिक रूप से क्रिप्टो के ETF विपुल जी अब मुख्यधारा में आ गए हैं अमेरिका के वित्तीय सिस्टम की, तो वो सामान्य एक्सचेंजेस में भी ट्रेड हो सकते हैं। इसके लिए अलग से क्रिप्टो एक्सचेंजेस की जरूरत भी सीमित हो गई है। एसेट मैनेजरों को नए क्रिप्टो ETP की तेज मंजूरी की उम्मीद है। तो दोनों तरफ से, स्टेबल कॉइन की तरफ से और वित्तीय बाजार की दृष्टि से भी, अमेरिका में अब क्रिप्टो का एक नियम आधारित बाजार तैयार हो रहा है और ये आने वाले कुछ महीनों में दुनिया के अन्य देशों के वित्तीय बाजारों को प्रभावित करेगा। जैसे हांगकांग भी ETF की तैयारी कर रहा है, यूरोप भी क्रिप्टो की ETF की तैयारी कर रहा है, जापान में भी थोड़ी थोड़ी कोशिशें शुरू हुई हैं और कोरिया जो इससे पीछे था वहां पर पोलरिस ने अपना वॉन बेस्ड नया स्टेबल कॉइन का पायलट भी शुरू कर दिया है। जी, चलिए, तो अब इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टोरीज डेवलपिंग है, तो जैसे जैसे यहाँ पर हम कोई डेवलपमेंट होगा हम अपने दर्शकों को सूचित करते रहेंगे और अंशुमान सर से उसका विश्लेषण करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, लेकिन हाँ, 19 तारीख याद रखिए, 19 तारीख शनिवार को आपको, अगर आप दिल्ली NCR के नज़दीक हैं तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ रहे हैं, CEO PhD कैपिटल के। कोटक नियो और बोनस मिलकर के ला रहा है आपके लिए ये खास पेशकश, जिसमें कि आपको मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मौका प्रदीप हल्दर के साथ। क्राउन प्लाजा होटल मयूर विहार दिल्ली में आपको आना है। अगर आप हमारे दिल्ली NCR में रह रहे हैं या इसके इर्द गिर्द, या फिर 19 तारीख को आप पहुंच सकते हैं दिल्ली NCR, तो बिल्कुल फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। वेबसाइट हमारी नीचे आपको एड्रेस दिया हुआ है thebonus.in/traders cafe में जा करके, और सीटें लिमिटेड हैं, इसलिए जितनी जल्दी आप हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट पक्की कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी के साथ सीटें फिल हो रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।